हाय, दिस इज करण फ्रॉम आयरॉनिक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे IMDb मूवीज़ के डेटा सेट के ऊपर वर्क करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग को देखेंगे। डेटा क्लीनिंग के बाद उसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद देन आप यहाँ पे उस डेटा को विजुलाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार अपने डेटा सेट को देख लेते हैं कि डेटा सेट किस तरह से है, और उसके बाद हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं, कैसे डेटा साइंस को यूज़ करके डेटा को क्लीन करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड विजुलाइज करेंगे। सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं। डेटा के अंदर यहाँ पे मेरे पास 21 कॉलम्स का डेटा है। ये मूवीज़ का डेटा सेट है। यहाँ पे हम जितनी भी एनालिसिस करेंगे वो मूवीज़ के बेस के ऊपर करेंगे। और यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो मिसिंग है। जैसे 6th रो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये नहीं पता कि मूवी कलर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है, या यहाँ पे ये भी मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। मूवी की ड्यूरेशन कितनी है, नंबर ऑफ़ क्रिटिक रिव्यूज़ कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो मिसिंग है। अब इस मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करना है, कैसे डेटा क्लीनिंग करनी है, उसकी वीडियो मैं लास्ट के सेशन में आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर हमने प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ डेटा क्लीनिंग देखी थी। वही डेटा क्लीनिंग को हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद डेटा को एनालाइज भी करेंगे, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टर नेम कॉलम है और एक कॉलम है कलर की। ये कॉलम बताएगा कि मूवी कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट है। डायरेक्टर का नेम है यहाँ पे कि किस डायरेक्टर ने मूवी को डायरेक्ट किया, नंबर ऑफ़ क्रिटिक रिव्यूज़ कितने हैं, मूवी की ड्यूरेशन कितनी है, डायरेक्टर के फेसबुक के पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं। उसके बाद एक्टर 3, तो यहाँ पे 3 एक्टर अगर होते हैं, एक्टर 1, एक्टर 2 एंड एक्टर 3, तो एक्टर 3 के फेसबुक के ऊपर कितने लाइक हैं, एक्टर 2 कौन था, उसका नेम क्या है, एक्टर 1 के फेसबुक के कितने लाइक्स हैं, ग्रोस कितनी कलेक्शन हो चुकी है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। मूवी के जेनरे क्या है, कि वो एक्शन मूवी है, एडवेंचर है, फैंटेसी है, या वो डॉक्यूमेंट्री है और एक्शन और थ्रिलर मूवी है, तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं। एक्टर 1 नेम क्या है, मूवी का टाइटल क्या है, कौन सी मूवी है, ये अवतार है, द डार्क नाइट है, स्पाइडरमैन है, हैरी पॉटर है। तो ये सारी की मूवीज़ हम चेक कर सकते हैं। और मूवी के नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र कितने हैं, कास्ट के फेसबुक के पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं। उसके बाद एक्टर 3 नेम क्या है, फेस नंबर इन द पोस्टर, पोस्टर में कितने फेसेस हैं, और उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। जैसे अवतार के लिए अवतार, फ्यूचर, नेटिव, ये सारे कीवर्ड यूज़ किए गए हैं। IMDb मूवी का लिंक कौन सा है, तो डायरेक्टली अगर इस लिंक को ओपन करूँगा तो मूवी ओपन हो जाएगी। नंबर ऑफ़ यूज़र्स फॉर रिव्यूज़ कितने हैं, लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश मूवी है, हिंदी है, या वो फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, चाइनीज़ मूवी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। किस कंट्री में ये मूवी लॉन्च हुई थी, जैसे USA में, UK में, राइट। सो ऐसी न्यूजीलैंड में, ऐसी नीचे इंडियन मूवीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो हम नीचे एनालिसिस करेंगे, फिर चेक करेंगे कंटेंट रेटिंग क्या है, मूवी का बजट कितना था, टाइटल किस ईयर में मूवी लॉन्च हुई, एक्टर 2 के फेसबुक के ऊपर कितना लाइक्स है, IMDb स्कोर कितना है, एक्सपेक्ट रेशियो क्या है, और लास्ट मूवी के एक्चुअल फेसबुक पेज के ऊपर कितने लाइक्स थे। सो ये सारी की सारी कुछ एनालिसिस हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलते हैं अपनी मेन जुपिटर नोटबुक के ऊपर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए आपको भी मैं ये ब्लैंक असाइनमेंट भी दे दूँगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके ऊपर क्या क्या एनालिसिस करेंगे सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आपको रीड करना और इंस्पेक्ट करना है अपने डेटा को। तो पहले मैं एक बार पूरा बता दूँगा एजेंडा क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं। और इसमें हमें रीड करना है मूवी का डेटाबेस, जिसको किसी मूवीज़ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमें इंस्पेक्ट करना है अपने डेटा फ्रेम को, उसके कितने कॉलम्स है, क्या शेप्स हैं, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, वो सारा चेक करेंगे, राइट। तो मेनली हम पहले दो, जो टास्क 1 है उसके अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें देखने वाले हैं। सेकंड टास्क के अंदर हम यहाँ पे डेटा को क्लीन करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ नल वैल्यूज़ चेक करेंगे, किस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, किस रो में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, उसको परसेंटेज में चेक करेंगे। और कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो नेसेसरी नहीं है, उन कॉलम्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद ड्रॉप द अननेसेसरी रोज़ यूजिंग कॉलम विद हाई नल परसेंटेज वैल्यू, तो वो कॉलम्स रिमूव कर देंगे जिसमें 5 से ज़्यादा परसेंट वैल्यूज़ मिसिंग है, तो वो कॉलम हटा देंगे और उसकी रोज़ हटा देंगे, राइट, या वो कॉलम्स भी हटा देंगे। तो वो हम चेक करेंगे एग्जैक्ट हमें क्या करना है। ड्रॉप द अननेसेसरी रोज़, तो जिस रो में 5 से ज़्यादा NN वैल्यूज़ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ मिसिंग बचेंगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ तक आते आते एक लैंग्वेज कॉलम बचेगा जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, तो आप उस कॉलम को इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर दो। और 2.6 के अंदर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ रिटेन्ड रोज़ देखनी है, आपके पास अब कितने % रोज़ बच गई हैं इतना डेटा क्लीन करने के बाद। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे 2 कॉलम बचेंगे, नंबर ऑफ़ क्रिटिक रिव्यूज़ और एक्टर 1 नेम, जिसमें कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ अभी भी मिसिंग होगी। उसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग यूज़ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपको डेटा को एनालिसिस करके दिखाऊंगा।
और नीचे चेक पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर 77% ऑफ द रोज़ स्टिल आपके पास यहाँ पे अगर आ जाती हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के बाद 77 आ जाता है, दैट मीन्स आपने ऊपर तक डेटा क्लीनिंग ठीक करी है। उसके बाद है डेटा एनालिसिस। यहाँ पे हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। जैसे फर्स्ट टास्क है कि आपको अपने जो कॉलम्स हैं आपके डेटा में, ग्रोस कॉलम को डॉलर टू मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर देना। जैसे 10 लाख है तो उसको 1 कर देंगे, राइट। सो वो हमें कैसे करना है, बजट एंड ग्रोस कॉलम को पूरे कॉलम के यूनिट चेंज करने हैं। 3.2 के अंदर फाइंड द मूवीज़ विद द हाईएस्ट प्रॉफिट। तो हमें वो देखना है कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो आपको क्या करना है, 2 कॉलम्स उठाएंगे, ग्रोस और बजट, उसको माइनस कर देंगे और एक नए कॉलम के अंदर उसका प्रॉफिट ऐड कर देंगे। उसमें से टॉप 10 मूवीज़ आपको निकालनी है। यहाँ तक निकालने के बाद जब आपको पता लगेगा जो आपने टॉप 10 मूवीज़ निकाली हैं उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो आपको अपने डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। जब आप ये पूरा कर लेंगे उसके बाद अगर आपकी टॉप 10 मूवीज़ में अगर 1-2 मूवीज़ आती हैं जिसको जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है, दैट मीन्स आपकी जो एनालिसिस है वो ठीक हुई है। 3.4 के अंदर हमें ये देखना है IMDb टॉप 250 मूवीज़ जो है वो हमें वो निकालनी है जिसमें नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र ग्रेटर दैन 25,000 होने चाहिए और जिसका IMDb स्कोर फिर हम चेक करेंगे किसका सबसे हाईएस्ट है और वो टॉप 10 to 50 मूवीज़ निकालेंगे। वो निकालने के बाद उसमें से नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो मूवीज़ निकालो जो कि लैंग्वेज इंग्लिश में ना हो और उसको हमें टॉप फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अंदर स्टोर कर देना। अगर ये पूरा करने के बाद आपके पास अगर उसमें से वीर ज़ारा मूवी आती है टॉप 250 मूवीज़ जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, दैट मीन्स आपने यहाँ तक एनालिसिस बिल्कुल ठीक करी है। सब टास्क 3.5 के अंदर आपको देखना है फाइंड द बेस्ट डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टर नेम के अकॉर्डिंग टॉप 10 डायरेक्टर निकालेंगे जिसमें हम ग्रुप बाय डायरेक्टर नेम कर देंगे और यहाँ पे IMDb स्कोर का मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर उसमें से डैमियन चेज़ल का नेम आ जाता है, दैट मीन्स हमने एनालिसिस ठीक करी है। 3.6 के अंदर हमें ये देखना है कि अगर मैं जेनरे कॉलम देखूं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें से जेनरेज को सेपरेट किया गया था पाइप साइन के थ्रू और उसमें से जो पहले 2 जेनरेज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं जेनरे कॉलम को एक बार दोबारा आपको दिखा दूं, उसमें ये था कि ये जो मूवी है ये आपकी डॉक्यूमेंट्री मूवी है या ये आपकी एक्शन मूवी है, एडवेंचर मूवी है, राइट। इसमें से पहले 2 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक्शन और एडवेंचर है। तो ये क्या बोलता है, आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, जनरे 1 और जनरे 2। पहले वाले जनरे को जनरे 1 में डाल दो, दूसरे वाले जनरे को जनरे 2 के अंदर आपको पास कर देना है। उसके बाद आपको उसमें से ग्रुप बाय करना है जनरे 1 और जनरे 2 और उसमें से मोस्ट पॉपुलर कॉम्बो निकालना है। अगर वो फैमिली प्लस साईफाई आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो एनालिसिस है वो यहाँ तक ठीक हुई है। लास्ट टास्क में आपको क्या करना है, 3 डेटा फ्रेम बनाने हैं जिसमें मेरिल स्ट्रीप, लियो कैप्रियो और ब्रैड पिट जो है वो मेन एक्टर्स हैं मूवीज़ में, जो कि एक्टर 1 नेम होगा। उन तीनों को एक कंबाइंड डेटा फ्रेम में ऐड करना है और उसके बाद आपको मीन निकालना है, नंबर ऑफ़ क्रिटिक रिव्यूज़ और नंबर यूज़र फॉर रिव्यू, राइट। उसमें से आपको देखना है हाईएस्ट मीन किसका है। अगर लिनार्डो आ जाता है, दैट मीन्स आपकी एनालिसिस सही हुई है। तो ये पूरी की पूरी आपकी डेटा साइंस के अंदर आती है जिसके ऊपर डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और यहाँ पे हम उस डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस के ऊपर मेन फोकस करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी को। तो सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस जो हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज NP। सेकेंड पैकेज इंपोर्ट करेंगे पांडास का, तो इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास एज PD। और डेटा विजुअलाइजेशन इन केस अगर हम करते हैं तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं matplotlib.pyplot एज PLT। तो ये 3 पैकेजेस हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, numpy, pandas एंड matplotlib। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा सेट को रीड करना है। रीड करने के बाद उसको किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, इंपोर्ट एंड रीड द मूवी डेटाबेस एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल कॉल्ड मूवीज़। तो रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पांडास का pd.read_csv और जिस फाइल का आपको नेम देना है वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी CSV फाइल का नेम क्या है। सो दैट इज़ imdb_movies.csv। तो इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, इसको हमें मूवीज़ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और यहाँ से चेक कर लेते हैं हमारी फ़ाइल रीड हुई है या नहीं हुई है। डेफिनेटली हमारी जो फाइल है CSV फाइल रीड हो चुकी है जिसमें कलर, डायरेक्टर नेम, नंबर ऑफ़ क्रिटिक रिव्यूज़, ये सारे का सारा डेटा उसने रीड कर दिया। टोटल 5043 रोज़ हैं एंड 28 कॉलम्स हैं और ये सारे के सारे कॉलम्स उसने रीड कर लिए जिसमें बजट, टाइटल, ईयर, ये सब कुछ जो है वो हम रीड कर चुके हैं।
अब डेटा अगर हमारा रीड हो चुका है तो नेक्स्ट हमें करना है इंस्पेक्ट द डेटा फ्रेम। सो मेनली ये था रीड द मूवी डेटाबेस एंड स्टोर इन अ वेरिएबल कॉल्ड मूवीज़। तो फर्स्ट टास्क 1.1 जो है वो हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कितने कॉलम्स हैं, उसकी शेप क्या है, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। तो शेप चेक करने के लिए जो वेरिएबल के अंदर हमने अपने डेटा को स्टोर किया है उसके बाद आपको जस्ट शेप को कॉल कर देना है, तो ये बता देगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो 5043 रोज़ हैं एंड हमारे पास 28 कॉलम्स हैं। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं 5043 रोज़ एंड 28 कॉलम्स हैं, राइट। तो यहाँ से भी बता देगा, अदरवाइज़ यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रेम की शेप तो हमने देख ली, वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या है, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है मूवीज़ डॉट इन्फो। तो जस्ट मैं यहाँ पे इन्फो फंक्शन को कॉल करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये पता चल जाएगा कि टोटल एंट्रीज़ कितनी है, टोटल रोज़ कितनी है, 5043। अगर मैं कलर कॉलम की बात करूं उसमें जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं दैट इज़ 5024। मतलब इसमें से आउट ऑफ 5043 ओनली 5024 वैल्यूज़ आर अवेलेबल, राइट। तो बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मिसिंग हैं। ऐसी डायरेक्टर नेम की बात करेंगे उसमें 4939 है आउट ऑफ 5043। तो बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिसिंग है। उसके बाद आप डेटा टाइप देख सकते हैं कि इसकी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, इसकी भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। जो रिव्यूज़ हैं उसकी डेटा टाइप फ्लोट में है और कुछ डेटा टाइप्स आपको इंटीजर में भी दिख जाएंगी, जैसे कि नंबर ऑफ वॉटेड यूज़र्स हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब डेटा मेरा स्ट्रिंग के अंदर है, फ्लोट मतलब फ्लोट वैल्यूज़ हैं जिसमें पॉइंट के अंदर वैल्यूज़ हैं, और ये इंटीजर जिसमें आपको इंटीजर वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो हर कॉलम के अंदर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं किसमें कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। दैट मीन्स बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं जिसके अंदर मेरा जो डेटा है वो मिसिंग है। तो वही हमने चेक करना है। नेक्स्ट टास्क 2 के अंदर हमें अपने डेटा को क्लीन करना है। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ नल वैल्यूज़ इन ऑल द कॉलम्स एंड रोज एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नल वैल्यूज़ इन ईच कॉलम एंड राउंड ऑफ द परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा को क्लीन करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो कॉलम्स हैं उसमें कितने परसेंट वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो ये मैं अपने जो मूवीज़ नाम का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मूवीज़ को रन किया, ये पूरे का पूरा डेटा आ गया। अब जहाँ जहाँ पे डेटा मिसिंग होगा वहाँ पे ये NaN शो कर देगा। जैसे कि मैंने आपको कलर कॉलम के अंदर जैसे फर्स्ट लाइन है एज इट इज़ आपके कॉलम के नेम ले लेता है, तो फिफ्थ लाइन जो है 0 1 2 3 4, तो वहाँ पे NaN आ रहा है, राइट। तो ये वैल्यूज़ मिसिंग है, राइट। तो मेरे को ये देखना है कि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा इज़ नल। तो जैसे मैं इस नल फंक्शन को कॉल करूँगा ये ट्रू और फॉल्स के अंदर मेरे को वैल्यूज़ बता देगा। जैसे यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है तो दैट मीन्स ये वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू मिसिंग है। अब जितनी ट्रू वैल्यूज़ हैं अब मेरे को उसको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सम लिखूँगा तो जितनी भी वैल्यूज़ मिसिंग होगी ये मेरे को शो कर देगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। जैसे बजट है उसमें 492 वैल्यूज़ मिसिंग है, कंटेंट रेटिंग में 303 वैल्यूज़ मिसिंग है, जैसे यहाँ पे 884 वैल्यूज़ भी मिसिंग है ग्रोस के अंदर। तो इसको अगर मेरे को यहाँ पे सॉर्ट करना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इन केस अगर इसको मेरे को डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो असेंडिंग इक्वल्स टू यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, राइट। तो जैसे ही मैं असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा डेटा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ मिसिंग जो है वो ग्रोस में है, उसके बाद बजट में है, देन एक्सपेक्ट रेशियो में है, देन कंटेंट रेटिंग में, देन प्लॉट कीवर्ड्स है। ये टॉप 5 कॉलम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सम है वो कॉलम के ऊपर वर्क करता है। दैट मीन्स अगर मैं एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ तो कॉलम के अकॉर्डिंग ये बता देगा कि किस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो है हमें वो चेक करना है किस रो में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो जिस रो में अगर मेरे को चेक करना है जस्ट मेरे को एक्सिस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा तो वो हर रो के अकॉर्डिंग बता देगा। एक्सिस इक्वल टू 0 करूँगा तो हर कॉलम के अंदर बता देगा कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो उसको भी मैं को सॉर्ट कर लेता हूँ। तो जो रो नंबर 279 है उसमें 15 वैल्यूज़ मिसिंग है। रो नंबर जो फोर्थ नंबर रो हमारी होगी ये वाली जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, और उसके बाद और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हम अगर आगे चेक करेंगे तो वो भी हमें मिसिंग जो है वो दिखेंगी। सो ये अगर मैं इसको बैक ले आऊँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है, उसके बाद कॉलम नंबर 0 में एक वैल्यू मिसिंग है, 1 में नहीं है, 2 3 के अंदर 2 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो ऐसे ही इस रो के अंदर जैसे यहाँ पे भी वैल्यू मिसिंग है। तो ये जो हमारी फोर्थ नंबर रो है उसके अंदर 13 वैल्यूज़ मिसिंग हैं, राइट। सो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हर रो में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। उसके बाद है राइट योर कोड फॉर कॉलम वाइज नल
परसेंटेज, तो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में शो करना है कि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। तो इसको डिवाइड कर देंगे जितनी लेंथ है मेरी डेटा फ्रेम की, जिसको मैंने मूवीज़ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, तो जिसको मैंने डिवाइड कर दिया ओवरऑल कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, तो ये उसने बता दिया है। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ, ताकि हमें एग्जैक्ट परसेंटेज में पता चल जाएगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ जो मिसिंग है वो ग्रोस और बजट के अंदर है, जिसमें 17% वैल्यूज़ मिसिंग इन द ग्रोस कॉलम एंड 9% ऑफ द वैल्यूज़ आर मिसिंग इन द बजट कॉलम। सेम एक्सपेक्ट रेशियो में, कंटेंट रेटिंग में एंड प्लॉट कीवर्ड के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। अब नेक्स्ट टास्क देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ड्रॉप द अननेसेसरी कॉलम्स। अब इसमें क्या है, फॉर दिस असाइनमेंट, फॉर दिस केस स्टडी, यू विल मोस्टली बी एनालाइजिंग द मूवीज़ विद रिस्पेक्ट टू द रेटिंग्स, ग्रॉस कलेक्शन, पॉपुलैरिटी ऑफ द मूवीज़। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि मूवी कितनी पॉपुलर है, उसने कितना अर्न किया, उसकी रेटिंग क्या है। तो कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन कॉलम्स को हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि कलर कॉलम की बात करें, हम ये नहीं बता सकते कि मूवी कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, वो चलेगी ही चलेगी, कि कलर्ड मूवी है तो वो सबसे ज़्यादा अर्न करेगी, राइट। तो ये हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अब तो ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ कलर्ड ही आती हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसी डायरेक्टर फेसबुक लाइक्स, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि जिस डायरेक्टर के फेसबुक पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, वो अगर कोई मूवी डायरेक्ट करता है तो वो डेफिनेटली वो मूवी सबसे ज़्यादा अर्निंग करेगी और उसकी रेटिंग भी सबसे हाईएस्ट आएगी। कई बार जो सुपरस्टार्स होते हैं उनकी मूवीज़ भी फ्लॉप हो जाती हैं, राइट। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। सेम फॉर द एक्टर वन नेम या उसके पेज एक्टर 1 फेसबुक लाइक्स, एक्टर 2 एंड एक्टर 3, तो ये फेसबुक के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, राइट। और उसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात करें तो हम वो भी नहीं बता सकते कि अगर मूवी 1 घंटे की होगी तो वो नहीं चलेगी, या मूवी 3 घंटे की होगी वो बहुत चलेगी। तो ड्यूरेशन के ऊपर भी हम नहीं बता सकते कि मूवी कितनी पॉपुलर होने वाली है, या उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग भी नहीं बता सकते कि अगर ये मूवी मेरे इंडिया में लॉन्च करूँगा तो ये नहीं चलेगी, अगर मैं बाहर इसको रन करता हूँ तो ये बहुत अच्छी चलेगी, राइट। सो मूवी का IMDb लिंक भी, एक्सपेक्ट रेशियो, कीवर्ड्स, ये सारे कॉलम्स ऐसे हैं जो कि नेसेसरी नहीं है। अब इन कॉलम्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सो कॉलम रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मूवीज़ डॉट ड्रॉप। सो यहाँ पे लिखेंगे मूवीज़ डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे जितने भी कॉलम्स मेरे को रिमूव करने हैं, राइट, वो मेरे को यहाँ पे लिखने हैं। तो ये सारे कॉलम्स मैं एज इट इज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, और इन सभी को मेरे को यहाँ पे सिंगल कोट्स में ऐड करना है, तो मैं एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इन सभी कॉलम्स को मैंने एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो मैंने पहले से लिस्ट ले ली थी, तो इनकेस आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। फॉर बेटर विजुअलाइजेशन मैं इसको अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ ताकि ईज़िली हो जाए आपके लिए भी इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और हर एक कॉलम को मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर ऐड कर रहा हूँ, और लिस्ट के अंदर जो भी डेटा सेपरेट होता है वो कॉमा के साथ होता है, तो मैं यहाँ पे हर एक को एंड कर रहा हूँ कॉमा के साथ, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए एक देखना कि हम किस किस कॉलम को या यहाँ पे जिस जिस डेटा को रिमूव कर रहे हैं वो हम इजीली चेक कर सकें। तो इसको अगर आप यहाँ पे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर भी सकते हैं। और किसके अक्रॉस मेरे को इसको रिमूव करना है, तो x इज़ इक्वल्स टू 1 के अक्रॉस। अब ये मेरे को कॉलम्स नहीं चाहिए, तो इसको मैं अपडेट भी किसके अंदर कर दूँगा, अपने मूवीज़ वेरिएबल के अंदर इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एरर प्रोवाइड कर रहा है नॉट फाउंड इन द एक्सिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कलर के साथ मैंने यहाँ पे कॉमा ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है, जिसको वो एक ही कॉलम के अंदर ट्रीट कर रहा है। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे मूवीज़ वेरिएबल को फिर से रन करते हैं और हम चेक करते हैं कि अब कितने कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो पहले जो बहुत ज़्यादा कॉलम्स थे, 28 कॉलम्स थे, अब मेरे पास 13 कॉलम्स अवेलेबल हैं। 5443 रोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो जितने अननेसेसरी कॉलम थे वो हमने सारे के सारे रिमूव कर दिए। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास टास्क 2.3 के अंदर क्या है, ड्रॉप द अननेसेसरी रोज़ यूजिंग कॉलम विद हाई नल परसेंटेज वैल्यूज़। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटा को कि हमारे पास अभी जो कॉलम बचे हैं
वो कौन कौन से बचे हैं और उसमें कितने % वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग हैं। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन मूवीज़ डॉट इज़ नल डॉट सम कर लेते हैं, और उसके बाद डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे जितनी लेंथ है हमारी डेटा फ्रेम की, तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कितने % वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के साथ, ताकि परसेंटेज में आ जाएगा। पॉइंट के बाद अगर आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए, जैसे ऊपर था कि इसको राउंड ऑफ कर दो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको राउंड फंक्शन में ऐड कर दो, और ये मेरी वैल्यू हो गई। और वैल्यू के बाद आपको कितनी वैल्यूज़ चाहिए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो कॉमा लगा के 2 लिख दो, तो आपकी पॉइंट के बाद जो है वो 2 वैल्यूज़ शो कर देगा। अब इसमें ये था, नाउ ऑन इंस्पेक्शन यू माइट नोटिस दैट द सम ऑफ द कॉलम है द लार्ज परसेंटेज जिसके अंदर नल वैल्यूज़ हैं, वो आप देख सकते हैं जिसमें ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 किसके अंदर है, ग्रोस एंड बजट के अंदर। सो ड्रॉप ऑल द रोज विच हैव नल वैल्यूज़ फॉर सच कॉलम, जैसे ग्रोस और बजट। इसी से हमें पता लगेगा कि मूवी को प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये 2 कॉलम्स को हम रिमूव नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, ग्रोस और बजट के अंदर जहाँ पे ग्रोस कॉलम के अंदर जो वैल्यू नहीं है वो पूरी की पूरी रो रिमूव कर देंगे। या अगर बजट के अंदर चलें या ग्रोस के अंदर चलें, एक बार इसके कॉलम्स को चेक कर लेते हैं। जैसे ये ग्रोस की ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मिसिंग नहीं, वैल्यू मिसिंग है, तो ये वाली रो मैं रिमूव कर दूँगा। ऐसी नीचे अगर चलते हैं, अगर कोई और वैल्यू मिल रही है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो ये पूरी की पूरी रो रिमूव कर देंगे। सेम फॉर द कॉलम ग्रोस एंड सेम फॉर द कॉलम बजट। तो अब हमें क्या करना है, अपने ग्रोस और कॉलम की जो वैल्यूज़ मिसिंग है वो हमें रिमूव करनी है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मूवीज़, और किस कॉलम को हमने चेक करना है, हमें ग्रोस को चेक करना है। तो हमें ये देखना है कि ग्रोस की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो मिसिंग नहीं है। जैसे हम इज़ नल करते हैं तो वो नल वैल्यू चेक करता है। अब अगर मेरे को क्या चेक करना है कि वैल्यूज़ मिसिंग ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉट नल फंक्शन को चेक कर लेंगे। तो ये मेरे को ये बता देगा कि ग्रोस में जैसे हमने चेक कर लिया था कि 4th नंबर रो जो है वहाँ पे वैल्यू जो है वो मिसिंग है, तो उसने फॉल्स कर दिया, राइट, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू है। नॉट नल मतलब ये वैल्यू नल नहीं है, ये वैल्यू भी नल नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू मिसिंग है, तो उसने फॉल्स कर दिया क्योंकि ये नॉट नल है। अब मेरे को सिर्फ यही डेटा चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, एज इट इज़ अपने डेटा फ्रेम के अंदर एज अ इंडेक्स पास कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे ट्रू आ रहा होगा सिर्फ वही वही डेटा हमें मिल जाएगा। अब हमने इसको क्लीन कर दिया। अब सिर्फ वही डेटा है जहाँ पे ग्रोस के अंदर एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं होगी, राइट। अब सेम जैसे हमने ग्रोस के लिए किया है, तो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ सेम उसी मूवीज़ नाम के वेरिएबल के अंदर। सेम सेकंड हमें किसके लिए करना है, बजट के लिए। तो यहाँ पे मैं बजट को भी कॉपी कर लेता हूँ। सो अब हमने क्या किया, मूवीज़ एंड ग्रोस दोनों के लिए हमने अपने डेटा को क्लीन कर लिया। अब चेक करते हैं वापस से राउंड ऑफ करके कि अब हमारे पास कितना परसेंटेज डेटा अवेलेबल है। तो अब अगर मैं चेक करूं तो ऑलमोस्ट डेटा क्लीन हो चुका है। तो जो हमारा बजट और ग्रोस था, जिसकी हमने पूरी की पूरी वो रोज़ रिमूव कर दी जहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग थी। अब मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम बचे हैं, लैंग्वेज, एक्टर वन नेम एंड नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़, जिसमें बहुत कम वैल्यूज़ मिसिंग है, 0.08, 0.08 एंड 0.03। अब चेक करेंगे, सम ऑफ द रोज माइट हैव ग्रेटर देन 5 इंडियन वैल्यूज़। वो रो भी हमारी कुछ एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस रो के अंदर ही 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग हो आउट ऑफ 13, तो वो डेटा मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कॉलम्स रिमूव कर देंगे। मतलब वो जो रोज़ हैं जिसमें 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग है उसको रिमूव कर देंगे। तो पहले ये चेक कर लेते हैं ऐसी कितनी रोज़ हैं जिसमें 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग है, राइट। सो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है मूवीज़ डॉट इज़ नल। तो यहाँ पे सारी नल वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम बाय डिफ़ॉल्ट आपका x इज इक्वल टू 0, ये आपका कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। तो लैंग्वेज कॉलम में 3 वैल्यूज़ मिसिंग है, एक्टर वन नेम में है, नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ में 1 वैल्यू मिसिंग है। तो मेरे को यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 करना है ताकि वो रो वाइज बता दे। और इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक कर लें। तो यहाँ पे एक भी रो ऐसी नहीं है जिसमें 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग हो, राइट। तो ऑलमोस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 है हर एक रो में, राइट। तो कोई रो ऐसी भी नहीं है जिसमें 2 वैल्यूज़ भी मिसिंग हो।
तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को वो बता दो, माइट भी हो सकता है कि इसके अंदर नहीं है, तो मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। माइट भी अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है तो अब उसको कैसे फ़िल्टर करेंगे। सो मेरे को वो रोज़ दिखाओ कि जिसमें 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हों, तो ये ट्रू फॉल्स में आपको बता देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में लगाओ और जितनी भी ट्रू वैल्यूज़ होंगी उसको क्या कर दो, सम कर दो। तो यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ज़ीरो मिल गया। तो आप ये काउंट कर सकते हैं कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जिसमें 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग हैं, राइट। सो वही अगर आपको रिटेन करना है कि मेरे को वही वैल्यूज़ चाहिए जिसमें 5 से वैल्यूज़ कम हो, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रिटेन करनी है जिसमें 5 और 5 से लेस देन वैल्यूज़ पड़ी हो, सिर्फ वही रोज़ मेरे पास बचे। ऑल्दो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इसको मैं अप्लाई भी कर देता हूँ, अब मेरे पास वही डेटा मिलेगा जिसमें 5 या 5 से वैल्यूज़ जो हैं वो कम है, राइट। ये ट्रू और फॉल्स में बता देगा। तो इसको एज इट इज़ हम अपने इंडेक्स में पास कर देंगे, तो सारी वैल्यूज़ ट्रू हैं तो सारे के सारे इंडेक्स आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास वो डेटा मिल चुका है। इसको फिर से मैं अपडेट कर देता हूँ मूवीज़ नाम के वेरिएबल के अंदर, राइट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हो सकता है कि आपको आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़े कि आपको ये देखना पड़े कि मेरे को सिर्फ वही रोज़ चाहिए जिसमें 5 मैक्सिमम 5 या 5 से वैल्यूज़ कम मिसिंग हो, राइट। तो इस तरह से आप उसको रिटेन कर सकते हैं। अब उसके बाद बोलता है फिल द एन वैल्यूज़। तो एक बार हमने अब वो भी करके देख लिया है, तो मैं दोबारा से एक बार इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 कॉलम्स ऐसे बचे हैं। तो यहाँ पे बोलता है यू माइट नोटिस दैट द लैंग्वेज कॉलम हैज़ सम एन वैल्यूज़, हैंस ऑन इंस्पेक्शन सो यू विल सी दैट इट इज़ अ सेफ टू रिप्लेस ऑल द मिसिंग वैल्यूज़ विद द इंग्लिश। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम इसको इंग्लिश के साथ क्यों रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे इसको इंग्लिश के साथ ही क्यों रिप्लेस करना है। जैसे हमने लास्ट में कैटेगरी में कन्वर्ट किया था डेटा को, सो यहाँ पे या मैं मूवीज़ डॉट ग्रुप बाय के अंदर मैं पास कर देता हूँ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कॉलम के अकॉर्डिंग मेरे डेटा को अलग कर दो और उसके बाद लैंग्वेज को ही काउंट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे को टोटल पता चल जाएगा कि मेरे किस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे को काउंट करनी है। सो लैंग्वेज कॉलम के अंदर अगर लैंग्वेज को ही काउंट करते हैं और उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि किस लैंग्वेज की कितनी मूवीज़ जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ हैं वो मूवी लैंग्वेज इंग्लिश की हैं, राइट। तो उसके बाद फ्रेंच की हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कुछ वैल्यूज़ जो मिसिंग है लैंग्वेज कॉलम के अंदर, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें इंग्लिश के साथ तो वो सेफ़ है, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश में ही हैं, राइट। तो वो हम यहाँ पे जो रिस्क है वो ले सकते हैं। अब इसको कैसे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए एक बार मैं मूवीज़ डॉट लैंग्वेज डॉट डिस्क्राइब, तो इसको मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अगर आप काउंट चेक करो 3888 है और 38 लैंग्वेजेस हैं टोटल, क्योंकि यूनिक वैल्यूज़ हैं। टॉप पे इंग्लिश है और उसकी वैल्यू कितनी है 3707। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे इजीली हम जो हमारा लैंग्वेज वाला कॉलम है उसकी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको फिल कर सकते हैं इंग्लिश के साथ। सो उसके लिए आपको क्या करना है, मूवीज़ डॉट लैंग्वेज कॉलम जो है इसको फिल कर दो, जो इसकी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको किसके साथ फिल करना है, आपको इंग्लिश के साथ। तो अब मेरे को इसको अपडेट भी करना है, तो मैं मूवीज़ डॉट लैंग्वेज कॉलम विच इज़ इक्वल्स टू मूवीज़ डॉट लैंग्वेज फिल NA विद इंग्लिश। अब एक बार दोबारा से अपने डेटा फ्रेम को फिर से इंस्पेक्ट करते हैं एंड चेक करते हैं कि अब जो इंग्लिश वाला कॉलम है वो ज़ीरो हो चुका होना चाहिए। तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप, जो लैंग्वेज कॉलम है वो वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, इसकी जो मिसिंग वैल्यू थी उसको हमने फिल कर दिया इंग्लिश के साथ। अब 2 कॉलम बचे हैं, एक्टर 1 नेम एंड नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़। सो यू माइट नोटिस दैट द 2 कॉलम्स number of critic reviews and actor 1 name have
small percentage of NN values left, so you can let these columns as it is for now and check the number and the percentage of the rows retained after completing all the task above. तो यहाँ पे 2 कॉलम्स उसने बोला है कि 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, आप उसको एज इट इज़ छोड़ दो। अब आप ये चेक करो कि आपके पास कितनी रोज़ बची हैं। अब अगर मैं लेंथ चेक करूँ अपनी मूवीज़ की, अब मेरे पास 3891 रोज़ बची हैं। अब टोटल रोज़ कितनी थी मेरे पास? अब जो टोटल रोज़ थी वो मेरे पास 5043 थी। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, ये जो मूवीज़ वाला वेरिएबल में डेटा था इसको मैं एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से ओरिजिनल डेटा मेरा, राइट। तो यहाँ पे मूवीज़ को ही चलने देते हैं ताकि मैं बाद में डिवाइड कर दूंगा इस वेरिएबल के साथ, ताकि क्योंकि नीचे आते आते मूवीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जाएंगी। तो एक बार इसको मैं फिर से सारा रन कर देता हूँ। सो हार्डली इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है अपने लेंथ ऑफ ओरिजिनल जो मेरा डेटा है, और इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 100 के साथ। तो आप चेक कर सकते हैं जो मेरा चेक पॉइंट था 77% ऑफ द रोज़ आपके पास स्टिल रहनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे पास 77% आ चुका है। दैट मीन्स डेटा क्लीनिंग जो थी वो मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं टास्क 3 के ऊपर, जिसके ऊपर हम डेटा को एनालाइज करेंगे। अब डेटा एनालिसिस के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो हमें करना है कि जो बजट और जो ग्रोस कॉलम्स हैं उसके जो कॉलम्स हैं उसके जो यूनिट्स हैं उसको डॉलर टू मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है, राइट। सो कन्वर्ट द यूनिट ऑफ बजट एंड ग्रोस कॉलम फ्रॉम डॉलर टू मिलियन डॉलर। सो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम चेक करते हैं। सो मूवीज़ ऑफ बजट, सो ये हमारे पास बजट वाला कॉलम आ जाएगा। तो जैसे बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं इसको डिवाइड कर देंगे हम अपने मिलियन के साथ। तो 10 लाख से इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 10 लाख, राइट। सो इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा मिलियन में आ चुका है कि 237 मिलियन 300 मिलियंस, राइट। ये इतना बजट था इसका। अब इसको मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है अपने उसी कॉलम के अंदर। तो दैट मीन्स मूवीज़ ऑफ बजट विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो बजट वाला जो कॉलम है ये मेरा अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा है? ग्रोस। तो सेम जो बजट के लिए हमने किया वही हम ग्रोस के लिए कर देंगे। तो फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बजट के लिए भी और ग्रोस के लिए भी हमने डॉलर टू मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से इसको रन करते हैं और अपना जो मूवीज़ वाला डेटा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो ग्रोस कॉलम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 760 मिलियंस ग्रोस 309.40 मिलियन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये डेटा थोड़ा बेटर हो चुका है, हमने अपने यूनिट्स कन्वर्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं फाइंड द मूवीज़ विद द हाईएस्ट प्रॉफिट। अब हमें ये देखना है कि किस मूवी में कितना प्रॉफिट हमें मिलता है, तो वो कैसे चेक करेंगे। सो क्रिएट अ न्यू कॉलम कॉल्ड द प्रॉफिट विच कंटेन द डिफरेंस ऑफ द 2 कॉलम्स ग्रोस एंड बजट। तो आपको 2 कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ग्रोस को बजट में से माइनस कर देंगे। कितना उसका ग्रोस था, कितनी कलेक्शन हुई और कितना उसका बजट था, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। तो एक नया कॉलम भी ऐड करना है, तो वो हमें मूवीज़ ऑफ प्रॉफिट, कॉलम का नेम हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट, विच इज़ इक्वल्स टू मूवीज़ ऑफ ग्रोस माइनस मूवीज़ ऑफ बजट। तो ग्रोस में से बजट को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का। तो वो लास्ट में आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं लास्ट पे ले आता हूँ, ये रहा प्रॉफिट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस मूवी में कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे लॉस में गई है 44.9 मिलियन जो डॉलर्स हैं ये इसको लॉस हुआ है, इसको $198 प्रॉफिट हुआ है, इसको $190 जो है वो लॉस हो चुका है, राइट। सो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होंगी जो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गई हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉस में भी गई हैं, तो वो हम यहाँ पे आके देखते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट द डेटा फ्रेम यूजिंग द प्रॉफिट कॉलम। अब प्रॉफिट कॉलम के अकॉर्डिंग मेरे को अपने डेटा को सॉर्ट करना है और उसके बाद टॉप 10 मूवीज़ निकालनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको स्टोर करना है एक नए डेटा फ्रेम के अंदर और जिसका नेम देना है टॉप 10। अब एक बार अपने डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ मूवीज़ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। और किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो बाय इक्वल टू किस कॉलम का नेम,
प्रॉफिट, और उसके बाद असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। तो अगर आपका डेटा फ्रेम है तो उसके अंदर आपको बाय लिखना ज़रूरी होता है। अगर वो सीरीज़ में है देन हम कोई कॉलम ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हमें ये चेक हो जाएगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है। जैसे 523 मिलियन प्रॉफिट हुआ है, 502 मिलियन प्रॉफिट हुआ है, 458 मिलियन, 449। अब इसमें से मेरे को क्या निकालनी है, टॉप 10 मूवीज़। अब टॉप 10 मूवीज़ निकालनी है जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो हमें मिला है। तो वो हम नीचे वाले टास्क के अंदर इसको ऐड करते हैं। तो टॉप 10 निकालने के लिए जस्ट हेड फंक्शन को कॉल करो, उसके अंदर 10 ऐड कर दो और इसको स्टोर करना है टॉप 10 के अंदर। तो यहाँ पे जस्ट टॉप 10 वेरिएबल को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। सो यहाँ पे टॉप 10 मूवीज़ जो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं, राइट। अब इसमें से ये है, अगर हम चेक करें, आफ्टर यू फाउंड आउट द टॉप 10 प्रॉफिटिंग मूवीज़ यू माइट हैव नोटिस्ड अ डुप्लीकेट वैल्यू। दैट मीन्स जो हमने अभी डेटा एनालाइज किया है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो डुप्लीकेट हैं। सो इट सीम्स लाइक द डेटा फ्रेम हैज़ अ डुप्लीकेट वैल्यू एज वेल। ड्रॉप द डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम द डेटा फ्रेम एंड रिपीट द टास्क 3.2। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसी कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। जैसे अगर मैं ये चेक करूँ, अवेंजर्स 2 बार आ रही है, राइट। सो ये मेरे डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, मतलब मेरा जो डेटा है वो डुप्लीकेट है। अब उसको रिमूव कैसे करना है अपने डुप्लीकेट डेटा को, वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए आपको लिखना है मूवीज़ डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखना है डुप्लीकेट्स। सो ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू रख लेते हैं और बाकी रिमूव कर देते हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कीप इक्वल टू, यहाँ पे आप मेंशन कर दो फर्स्ट वाली रख लो, बाकी रिमूव कर दो। ऐसे फर्स्ट है या लास्ट है तो वो आप देख सकते हैं आपको कौन सी रखनी है, फर्स्ट रखनी है, लास्ट रखनी है। और यहीं पे अपडेट कर दे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो दैट मीन्स आपको मूवीज़ इक्वल्स टू सेव नहीं करना पड़ेगा, ये उसी के अंदर आपका डेटा अपडेट कर देगा, राइट। तो आप उसके लिए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू को यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार चेक करते हैं मूवीज़ के वेरिएबल को। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो रिमूव हो चुकी होंगी। अब 3856 रोज़ मेरे पास अवेलेबल है। अब हमें फिर से उसी टास्क को रिपीट करना है। तो जो टास्क हमने ऊपर रिपीट किया था टॉप 10 मूवीज़, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और सेम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि टॉप 10 मूवीज़ में ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं जो हमारे पास आ रही हैं। तो अगर हम चेक करें, अवतार, जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, अब जो अवेंजर्स है वो एक ही बार आ रही है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो डुप्लीकेट डेटा है वो रिमूव हो चुका है, राइट। सो डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यू माइट स्पॉट 2 मूवीज़ डायरेक्टेड बाय द जेम्स कैमरॉन। अब मेरे को डायरेक्टर देखना है जेम्स कैमरॉन, राइट। एक मूवी अवतार, राइट। सो सेकंड ये रही, राइट। मूवी नंबर 3 दैट इज़ टाइटैनिक। तो 2 मूवीज़ हैं जो कि डायरेक्ट की गई हैं जेम्स कैमरॉन के थ्रू। तो वो मेरे पास यहाँ पे शो भी कर रहा है लिस्ट में। दैट मीन्स यहाँ तक मेरी जो डेटा की एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम IMDb टॉप 250 एंड स्टोर द टॉप 250 मूवीज़ विद द हाईएस्ट IMDb रेटिंग। तो हमें ये देखना है जिसकी IMDb रेटिंग सबसे हाईएस्ट है। वो कहाँ से पता चलेगा, जो कॉलम हमारा है IMDb स्कोर वो हमें देखना है। बट उसके साथ ये भी आपको देखना है कि जिसकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट हो उसके नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र जो हैं वो ग्रेटर देन 25,000 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटा में से वही डेटा फ़िल्टर कर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र ग्रेटर देन 25,000 होंगे। उसके बाद IMDb स्कोर निकालेंगे, फिर वो निकालेंगे टॉप 250, राइट। और उसके साथ ऑल्सो ऐड अ रैंक कॉलम कंटेनिंग द वैल्यूज़ 1 to 250 इंडिकेटिंग द रैंक ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिल्म। तो इसके साथ हमें एक रैंक कॉलम भी ऐड करना है और उसमें 1 to 250 वैल्यूज़ भी ऐड करनी है। स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा कॉलम जो डेटा फ्रेम है वो मूवीज़ के अंदर है और जो नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र हैं वो हमें कितने चाहिए, ग्रेटर देन 25,000 चाहिए। तो सबसे पहले डेटा को फ़िल्टर कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र कॉलम आ गया हमारे पास। ये ग्रेटर देन कितने होने चाहिए, 25,000। तो ट्रू और फॉल्स में आपको डेटा मिल जाएगा। और अब इसको वापस एज अ इंडेक्स पास कर देते हैं अपने ओरिजिनल डेटा में, ताकि सिर्फ वही वैल्यूज़ मिलेंगी जिसमें
2609 रोज़ ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र कितने हैं, ग्रेटर दैन 25,000 है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ बाय इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है मेरे को IMDb स्कोर के साथ। सो IMDb अंडरस्कोर स्कोर के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना है। अब चलते हैं, हमें ये पता चल जाएगा IMDb स्कोर के अकॉर्डिंग हमने अपने डेटा को सॉर्ट कर लिया। ये रहा IMDb स्कोर, सबसे हाईएस्ट 9.3, 9.2, 9.0, 8.9। सो ये हम कर चुके हैं। अब इसमें से मेरे को कितनी मूवीज़ निकालनी है, IMDb टॉप 250। 250 कैसे आएंगी, अगर मैं हेड के अंदर मतलब स्टार्टिंग की टॉप 250 वैल्यूज़ निकाल लूँ। सो ये मेरे पास आ चुका है IMDb टॉप 250। इसको हमें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, IMDb अंडरस्कोर टॉप 250। अब नेक्स्ट था, इसके साथ मेरे को ऐड करना है एक रैंक कॉलम, और तो मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा रैंक, जिसमें 1 से लेके 250 तक वैल्यूज़ जो हैं वो साथ में आएंगी। सो उसको कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। IMDb ऑफ टॉप 250, यहाँ पे जो कॉलम का नेम है वो मेरे को रैंक कॉलम ऐड करना है। सो विच इज़ इक्वल्स टू IMDb जो मेरे पास डेटा है किसके अकॉर्डिंग मेरे को रैंक कॉलम ऐड करना है, IMDb स्कोर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे IMDb अंडरस्कोर जो स्कोर है इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, एक रैंक फंक्शन को कॉल करना है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेथड इक्वल्स टू फर्स्ट, ताकि फर्स्ट से स्टार्ट करे, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं, राइट। अब ये जो है एक नया कॉलम जो है यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, और एक बार इसको हम फिल्टर करके चेक भी कर लेते हैं। सो लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो रैंक कॉलम है वो ऐड हो चुका है। यस डेफिनेटली। सो सबसे हाईएस्ट रैंक जो IMDb का था वो 1 आ चुका है, उसके बाद 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, राइट। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 शो कर दिया, राइट। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी। अब वापस चलते हैं यहाँ पे 3.4 के अंदर, उसके बाद है एक्सट्रैक्ट ऑल द मूवीज़ इन द IMDb टॉप 250 डेटा फ्रेम विच आर नॉट इन इंग्लिश। मतलब हमें ये डेटा उठाना है कि जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, उसको आपको टॉप फॉरेन लैंग्वेज फिल्म नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। सो यहाँ पे टॉप फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अंदर इसको स्टोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने डेटा को वो उठाते हैं मूवीज़ में जहाँ पे लैंग्वेज इज़ नॉट इक्वल टू इंग्लिश हो, राइट। सो मूवीज़ ऑफ तो मूवीज़ में नहीं हमें करना, IMDb टॉप 250 में से निकालना है। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एक बार सारा रिमूव कर देते हैं। सो ये हमारे पास ये डेटा था, इसमें जो लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज आ चुका है विच इज़ नॉट इक्वल टू इंग्लिश। तो हमें वो मूवी चाहिए जो इंग्लिश में ना हो, राइट। सो ये ट्रू और फॉल्स के अंदर एज इट इज़ हमारा डेटा आ जाएगा। तो इसको एज इट इज़ हम एज अ इंडेक्स पास कर देंगे अपने IMDb टॉप 250 के अंदर। सो अगर नीचे जाके चेक करें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बचती हैं, सो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो एक बार लैंग्वेज कॉलम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ से जैसे ये इटालियन है, जापनीज़ है, जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, तेलुगु है, फ्रेंच है, तो यहाँ पे तेलुगु मूवीज़ भी हैं, उसके बाद हिंदी मूवीज़ भी हैं, इटालियन भी हैं, तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इसको चेक करें, कैन यू सपोर्ट वीर ज़ारा इन द डेटा फ्रेम। अब हमें ये देखना है क्या मेरे डेटा फ्रेम के अंदर वीर ज़ारा आ रही है। जैसे यहाँ पे यश चोपड़ा दिखा रहा है, और हीरो जो है, एक्टर का नेम है वो शाहरुख खान है, और जो मूवी का नेम है वीर ज़ारा है। दैट मीन्स ये वो मूवी है जो IMDb टॉप 250 मूवीज़ में से आती है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और नंबर ऑफ़ वॉटेड यूज़र जो है वो ग्रेटर दैन 25,000 है। तो यहाँ पे हमने अपना चेक पॉइंट बिल्कुल ठीक कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ तक जो एनालिसिस किया उन्हें बिल्कुल ठीक किया है। नेक्स्ट देखते हैं सब टास्क 3.5 के अंदर फाइंड द बेस्ट डायरेक्टर। तो अभी हमें यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर फाइंड करना है। तो ग्रुप द डेटा फ्रेम यूजिंग द डायरेक्टर नेम कॉलम एंड फाइंड आउट द टॉप 10 डायरेक्टर्स for whom the mean of the IMDb score is highest and store them in a new data frame called top 10 director। तो जो हमारा मूवीज़ वाला डेटा है उसमें से हमें क्या करना है, ग्रुप बाय करना है डायरेक्टर नेम के अकॉर्डिंग। ये वाला जो हमारा कॉलम है डायरेक्टर नेम,
सो हर डायरेक्टर के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को अलग कर देंगे और उसके बाद IMDb स्कोर नाम का जो कॉलम है इसका हमें क्या निकालना है, मीन, और वो भी जो सबसे हाईएस्ट हो। अपने डेटा को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, राइट। अब एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें फिर टॉप 10 निकालने हैं तो हेड के अंदर 10 पास कर देंगे। तो मैंने एक ही लाइन के अंदर इसको कर दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 डायरेक्टर्स हैं जिनका IMDb स्कोर का जो मीन है वो सबसे हाईएस्ट है, राइट। तो मतलब ये वो डायरेक्टर हैं जिनकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट है। तो अगर मैं चार्ल्स चैपलिन डायरेक्टर को चूज़ करता हूँ, दैट मीन्स मेरी जो मूवीज़ हैं हो सकता है कि वो बहुत पॉपुलर हो सकती हैं, राइट। सो नो सरप्राइज दैट द डेमियन चेज़ल डायरेक्टर ऑफ विप्लाश एंड ला ला लैंड इन द लिस्ट। तो डेमियन चेज़ल यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक भी जो हमने एनालिसिस करी है वो बिल्कुल ठीक ही है। इसको टॉप 10 डायरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ टॉप 10 डायरेक्टर, ताकि बाद में आप इसको अगर विजुलाइज करना चाहते हो बार चार्ट में वो आप ईजिली कर सकते हैं। ये जो मेन टास्क है ये थोड़ा ट्रिकी है। अब यहाँ पे अगर चेक करें सब टास्क 3.6 को, यहाँ पे हमें ये देखना है फाइंड द पॉपुलर जेनरे। यू माइट हैव नोटिस दैट द जेनरे कॉलम इन द डेटा फ्रेम with all the genres of the movie separated by a pipe sign। सबसे पहले एक बार जेनरे कॉलम को उठा लेते हैं। सो यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जेनरेज हैं इसमें बहुत सारे हैं, जैसे इसके अंदर 4 जेनरेज हैं और हर एक जेनरे जो सेपरेट किया गया है वो पाइप साइन के साथ किया गया है। तो यहाँ पे पाइप का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है दैट मूवीज़ इज सेपरेटेड बाय अ पाइप साइन। सो आउट ऑफ ऑल द मूवीज़ जेनरे द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर एनी फिल्म। जो पहले 2 हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। अब करना क्या है इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 2 जेनरेज फ्रॉम द जेनरे कॉलम एंड स्टोर देम इन 2 न्यू कॉलम, जेनरे 1 एंड जेनरे 2। तो आप दोनों को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, 2 नए कॉलम बनाने हैं आपको, जेनरे 1 और जेनरे 2, और उन दोनों के अंदर पहले वाला जो जेनरे है उसको पहले जेनरे 1 कॉलम में और जो दूसरा है उसको जेनरे 2 में। सबसे पहले तो डेटा आपका पाइप के अंदर सेपरेट है, उसको अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। उसमें से पहले वाले को पहले कॉलम में, दूसरे वाले को जेनरे 2 में ऐड करना है। अब ये भी हो सकता है सम ऑफ द मूवीज़ माइट हैव ओनली 1 जेनरे। तो ऐसी मूवीज़ भी पड़ी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही जेनरे है। अब जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँ डॉक्यूमेंट्री, राइट, यहाँ पे एक ही है। अब उस केस में आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट द सिंगल जेनरे इनटू बोथ द कॉलम्स। तो अगर जेनरे 1 में डॉक्यूमेंट्री है तो जेनरे 2 में भी वही डाल दो। सो फॉर सच मूवीज़ द जेनरे 2 विल बी सेम एज द जेनरे 1, राइट। नेक्स्ट, ग्रुप द डेटा फ्रेम यूजिंग जेनरे 1 एज अ प्राइमरी कॉलम एंड जेनरे 2 एज अ सेकेंडरी कॉलम। तो ग्रुप बाय जेनरे 1 जेनरे 2 कर देंगे। उसके बाद फाइंड द 5 मोस्ट पॉपुलर कॉम्बो ऑफ जेनरेज बाय फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रोस वैल्यू यूजिंग द ग्रोस कॉलम एंड स्टोर देम इनटू द डेटा फ्रेम कॉल्ड पॉप जेनरे, राइट। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमें तो पाइप साइन के साथ डेटा में जो वैल्यूज़ पड़ी उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मूवीज़ डॉट जो जेनरेस कॉलम है ये मैंने उठा लिया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके बाद स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर दिया। स्प्लिट किसके साथ करना मेरे को, पाइप साइन के साथ। तो जो मेरा डेटा है वो लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम में आ जाए, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए। अब लिस्ट में से एक एक करके फॉर लूप लगाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू, ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहीं पे एक्सपेंड भी कर दें। जिससे क्या होगा कि किसी में 7 जेनरे भी होंगे तो यहाँ पे 7 कॉलम दिखा रहा है, 0 से लेके 7 है तो 8 होंगे, एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, राइट। अब इसमें से सिर्फ पहले ये 2 कॉलम उठाने हैं। तो डॉट ILOC मेथड उठाओ, रोज सारी कॉलम 0 से लेके 2, 0 और 1 आ जाएंगे। तो ये 2 कॉलम हमारे आ गए। अब इसको मैं यहाँ पे किसी टेम्प जेनरे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब देखते जाना मैं यहाँ पे करूँगा क्या। अब इसको कॉलम का नेम देना है जेनरे 1 और इसको कॉलम देना है जेनरे 2। तो ये जो मेरा टेम्प जेनरे नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा पड़ा है, तो यहाँ पे डॉट कॉलम्स विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट इज़ जेनरे 1 और जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ जेनरे अंडरस्कोर 2। अब उसके बाद जो टेम्प जेनरे नाम का जो कॉलम हमने बनाया है एक बार उसको चेक कर लेते हैं।
तो कॉलम के जो नेम है वो हमारे पास ऐड हो चुके हैं, जनरे 1 एंड जनरे 2। ये हमारा जो टेम्प जनरे था वो ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जनरे 2 के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे जो जनरे 1 के अंदर वैल्यू पड़ी है वही जनरे 2 के अंदर आ जाए। अब जैसे मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर चुका हूँ तो नीचे यहाँ पे नन दिखा रहा है, राइट। तो मेरे को इसको एन करके कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो देखते हैं। सो जितनी भी इसकी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा जो मेरी जनरे 1 के अंदर वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, जो मेरा टेम्प जनरे नाम का जो डेटा फ्रेम है इसका कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 2, इसको मेरे को क्या करना है, फिल NA। किसके साथ फिल करना है, जो ये मेरा टेम्प जनरे का जो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसके साथ मेरे को फिल कर दो। यहीं पे अपडेट भी कर दो, तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ ताकि मेरे को अलग से उसको दोबारा वेरिएबल में स्टोर नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जस्ट इसी को यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो टेम्प मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया T। तो जैसे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको नन दिखा रहा था वो हट चुका है, जैसे यहाँ पे नन था, राइट। तो यहाँ पे थ्रिलर था तो यहाँ पे भी क्या आ चुका है, थ्रिलर आ चुका है। तो ये हमने क्या कर दिया, 2 कॉलम तो बना दिए, जनरे 1 और जनरे 2। अब इसको हमें मूवीज़ वाले जो हमारा डेटा फ्रेम है उसी में ऐड करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसको कनकैटिनेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PD डॉट कॉन्कैटिनेट। इसको किसके साथ कनकैटिनेट करना है, हमारा जो मूवीज़ वाला डेटा था और जो टेम्प जनरे हैं किसके क्रॉस, अक्रॉस द एक्सिस इक्वल्स टू 1 के क्रॉस। तो मैं इसको वापस मूवीज़ नाम के वेरिएबल के अंदर ही अपडेट कर रहा हूँ। अब जो मूवीज़ वाला हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर 2 कॉलम ऐड हो चुके होंगे, जनरे 1 एंड जनरे 2। तो टोटल 3 कॉलम हमने ऐड कर लिए। एक प्रॉफिट वाला ऊपर ऐड किया था, जनरे 1 और जनरे 2 हो गया। तो ये थोड़ा ट्रिकी टास्क था, तो माइट बी इसके अंदर आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे आपके पांडास के। नेक्स्ट है ग्रुप द डेटा फ्रेम यूजिंग जनरे 1 एज द प्राइमरी कॉलम एंड जनरे 2 एज द सेकेंडरी कॉलम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मूवीज़ डॉट ग्रुप बाय, मूवीज़ डॉट ग्रुप बाय जनरे 1 एज द प्राइमरी कॉलम एंड जनरे 2 एज अ सेकेंडरी कॉलम। और उसके बाद जो ग्रोस का कॉलम था उसका मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ग्रोस कॉलम का मीन निकालने के बाद मेरे को अपने डेटा को सॉर्ट करना है और जो वैल्यूज़ हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आनी है। तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे और इसमें से टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कॉम्बो निकालने थे। और सबसे जो पॉपुलर कॉम्बो है वो कौन सा आ रहा है, फैमिली प्लस साई-फाई। तो यहाँ पे भी यही है, वेल एज इट टर्न्स आउट फाइनली फैमिली प्लस साई-फाई इज़ द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बो ऑफ द जेनरे आउट देयर। सेकंड कौन सा, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन किस तरह की मूवी में होती है। तो अगर आप फैमिली मूवी बनाते हैं और अगर वो साई-फाई मूवी भी साथ में होती है देन वो मूवी सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट लेके जाती है। अगर आप एडवेंचर के साथ साई-फाई बनाते हैं, राइट, उसका जो प्रॉफिट है वो इतना हो सकता है $228 मिलियन। और अगर मैं यहाँ पे एडवेंचर और फैमिली लेके चलूँगा तो उसमें ग्रोस 118 हो सकता है, राइट। सो इतनी कलेक्शन हो सकती है। और एडवेंचर और एनिमेशन को लेके चलूँगा तो इतना हो सकता है, एक्शन एडवेंचर लेके चलूँगा तो ये। तो मतलब अगर मैं इस तरह की मूवी बनाऊँगा तो मेरी जो कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो क्लियर, जब भी कोई मूवी बनाए, राइट, तो वो ये जेनरेस को ध्यान में रख के वैसी मूवी बना सकता है। सो यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डेटा को एनालाइज करके ही देख सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी मूवीज़ जो हैं वो बनानी है, क्या कैटेगरीज लेनी चाहिए, किसको आपको कास्ट करना चाहिए। तो बहुत कुछ आप इसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं। अब लास्ट टास्क है हमारे पास, इसके बाद हमारी जो केस स्टडी है वो पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब इस केस स्टडी के अंदर क्या बोलता है, क्रिएट अ 3 न्यू डेटा फ्रेम नेमली मैरिल स्ट्रीप, लियो कैप्रियो एंड ब्रैड पिट which contain the movies in which the actors मैरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड द ब्रैड पिट आर द लीड एक्टर्स। तो हमें सिर्फ एक्टर 1 नेम इक्वल्स टू लियो कैप्रियो, ब्रैड पिट, तो हमें इन्हीं एक्टर्स का डेटा चाहिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट
you use the name Meryl Streep, Leonardo DiCaprio and Brad Pitt for said the extraction। तो जो नेम आपके डेटा फ्रेम के अंदर पड़े होंगे आपको वही नेम एज इट इज़ यूज़ करने हैं। Append the rows of these data frames and store them in a new data frame called combine। जब आप तीनों का डेटा अलग कर लोगे उसके बाद आपको एक combine नाम का डेटा फ्रेम बनाना है जिसके अंदर इन तीनों का डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप द डेटा फ्रेम यूजिंग द एक्टर वन नेम। तो 3 ही एक्टर हैं, तीनों एक्टर को अलग कर दिया। उसके बाद मीन निकाल लेना आपको, नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ और नंबर यूज़र फॉर रिव्यूज़। उसके बाद देखना है कि हाईएस्ट मीन किसका आ रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों एक्टर्स का डेटा अलग करते हैं। सो डेटा अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूवीज़ जो आपका डेटा है और इसके अंदर कौन सा कॉलम उठाना है आपको, एक्टर वन नेम। सो एक्टर वन नेम विच इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें कौन सा उठाना है, मैरिल स्ट्रिप। सो ये वाला आपको नेम एज इट इज़ यूज़ करना है, तो अंडरस्कोर मत यूज़ करना। तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर डेटा मिल जाएगा। तो इसको एज इट इज़ हम अपने मूवीज़ नाम के डेटा फ्रेम के अंदर पास करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ उसी की मूवीज़ हैं, मैरिल स्ट्रिप की, राइट। तो ये मेरे पास उसका डेटा आ चुका है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इस डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लेना है। सो यहाँ पे एक हम अलग कर चुके हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे सेकंड के लिए और थर्ड के लिए लेके चलता हूँ। सेकंड जो है वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। एंड थर्ड इज़ द ब्रैड पिट, राइट। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए जो डेटा फ्रेम यूज़ करना है वो मेरे को लियो अंडरस्कोर कैप्रियो यूज़ करना है और थर्ड के लिए मेरे को ब्रैड अंडरस्कोर पिट नाम का डेटा फ्रेम यूज़ करना है। अब तीनों का जो डेटा है वो मेरे पास 3 डिफरेंट डेटा फ्रेम के अंदर आ चुका है। तो एक बार अगर मेरे को ब्रैड पिट चेक करना हो तो वो भी आ रहा है, उसका डेटा भी आ चुका है। ऐसे सेकंड भी वेरीफाई कर लेते हैं, वो भी आ रहा है। ऐसे थर्ड वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसका डेटा भी आ रहा है, राइट। तो तीनों के तीनों यहाँ तक मेरे पास ठीक हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या किया, अपेंड द रोज ऑफ ऑल दीज डेटा फ्रेम एंड स्टोर देम इनटू द न्यू डेटा फ्रेम कॉल्ड कंबाइन। अब तीनों को क्या करना है, मेरे को अपेंड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में अपेंड कर देता हूँ जो नेक्स्ट के 2 डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ। सो लियो कैप्रियो, तो पहले डेटा फ्रेम में अपेंड हो जाए लियो कैप्रियो का डेटा और उसके बाद ब्रैड पिट का डेटा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये यहाँ पे अपेंड हो चुका है, राइट। 2898 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और इसको मेरे को क्या करना है, एक कंबाइंड नाम के डेटा फ्रेम के अंदर मेरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे कंबाइंड विच इज़ इक्वल्स टू दिस और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। सो ये हमें यहाँ पे लेके चलना है। सो जैसे ही इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा तो कंबाइंड नाम के डेटा फ्रेम के अंदर ये इन तीनों का जो डेटा है वो ऐड हो चुका है, राइट। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब उसके बाद इसने क्या किया है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ एंड द नंबर यूज़र फॉर रिव्यू। सो नंबर क्रिटिक रिव्यूज़ एंड नंबर यूज़र फॉर रिव्यू एंड आइडेंटिफाई द एक्टर विच हैज़ द हाईएस्ट मीन। सो यहाँ पे मैं ये कॉलम्स लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। अब हमें यहाँ पे मीन निकालना है, तो एक बार मैं पहले सिंगल करके मीन निकालता हूँ। उसके बाद इसी को मैं किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करके या दोनों को इकट्ठे अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कंबाइन डॉट ग्रुप बाय एक्टर वन नेम और उसका नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ का मीन निकाल देंगे। सो कंबाइन डॉट ग्रुप बाय एक्टर वन नेम और इसमें नंबर ऑफ जो क्रिटिक रिव्यूज़ हैं इसका मेरे को यहाँ पे मीन निकालना है, राइट। तो सबसे हाईएस्ट मीन किसका आ रहा है, लियोनार्डो डिकैप्रियो 330। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लियोनार्डो हैज़ एस्ड बोथ द लिस्ट, मतलब दूसरी लिस्ट में भी जो लियोनार्डो है उसका सबसे हाईएस्ट मीन आने वाला है। तो सेकंड में हमने क्या करना है, ग्रुप बाय करना है नंबर यूज़र फॉर रिव्यू। अब अगर मैं नंबर यूज़र फॉर रिव्यू का मीन निकालता हूँ तो यहाँ पे अभी ये मेरे को एरर दे देगा, डेटा फ्रेम हैज़ नो एट्रीब्यूट नम यूज़र फॉर रिव्यू।
सो माइट बी नम यूज़र फॉर रिव्यू, राइट, ये ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों आ रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे को जो इसकी डेटा टाइप है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डेटा टाइप के अंदर, राइट। तो अब इसके अंदर क्योंकि कुछ डेटा मिसिंग था, तो अगर डेटा मिसिंग होता है तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगी। सो अभी एक बार कंबाइंड डेटा फ्रेम को दोबारा से रन करते हैं। सो नम क्रिटिक फॉर रिव्यूज़ है एक, तो पहले मेरे को इसको एस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये यही बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई एट्रीब्यूट मेरे को नहीं मिल रहा। एक बार इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब जो एरर आ रहा है, नो न्यूमेरिक टाइप्स टू एग्रीगेट, मतलब इसकी जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो नम यूज़र फॉर जो रिव्यूज़ वाला जो हमारे पास जो कॉलम है, तो यहाँ पे मैं इसको ये हटा देता हूँ। ये वाला जो कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसमें इंटीजर वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो अब इसकी जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, राइट। तो मेरे को इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। तो यहाँ पे डॉट एज टाइप, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर के अंदर, राइट। सो सेम इसको मैं अपडेट भी कर देता हूँ इसी में। अब इसकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसकी डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। सो अब अगर इसको मैं दोबारा चेक करूँ, अभी मेरे को एरर नहीं देगा, तो यहाँ पे आप मीन चेक कर सकते हैं लिनाडो का 914, यहाँ पे इसका मीन आ चुका है, मतलब दोनों ही लिस्ट के अंदर लिनाडो हैज़ ईस्ट बोथ द लिस्ट, राइट। अब अगर एक ही साथ आपको दोनों चेक करने हो देन आप कैसे करेंगे, राइट। सो जो हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं सेम एज इट इज़ रख लेते हैं, और ग्रुप बाय एक्टर 1 नेम रखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अब हमें मीन किसका निकालना है, तो 2 कॉलम्स का मीन निकालना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक 2D लिस्ट जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग उठाना है, एक नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ के अंदर, नंबर ऑफ़ क्रिटिक रिव्यूज़ एंड नम यूज़र फॉर रिव्यू। तो एक कॉलम है मेरे पास नम क्रिटिक रिव्यूज़, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लास्ट पे जाके, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब मीन चेक कर लेते हैं। सो मीन अगर हाईएस्ट देखा जाए 914 एंड 330, राइट। सो यहाँ पे दोनों में लिनाडो का जो मीन है नम क्रिटिक फॉर रिव्यूज़ और नम यूज़र फॉर रिव्यूज़ वो सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा चेक पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। सो ये था आपकी पूरी की पूरी केस स्टडी IMDb मूवीज़ का जो डेटा सेट है, जिसके अंदर हमने डेटा को क्लीन किया, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करी, डेटा को एनालाइज़ किया, कुछ प्रेडिक्शंस भी करी, जो हमने एनालिसिस करी थी उसी के बेसिस के ऊपर, राइट। अब इसी के ऊपर अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करके कुछ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट के सेशन के अंदर आपको बताऊंगा, जब मैं मशीन लर्निंग के पूरे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। देन इसी डेटा साइंस की जो हमने अभी केस स्टडी की है इसी को दोबारा यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपके जो डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एक बार क्लियर हो चुके होंगे, या पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके हैं। इसी तरह के जो केस स्टडीज़ होती हैं वो प्रैक्टिकली यूज़ की जाती हैं, राइट। सो नेक्स्ट के सेशन में मशीन लर्निंग के जितने सेशंस होंगे वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।